वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए गए हैं दोस्तों, जो आपके पेपर में दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन्हीं प्रश्नों की दोस्तों इस वीडियो में मैं चर्चा किया हूँ। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कलिंग की राजधानी कौन सी थी? कलिंग की राजधानी बहुत बार पूछा जा चुका है, उज्जैन, तक्षशिला, तोसाली, पाटलिपुत्र। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोसाली। आप भी कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है चोल वंश का संस्थापक कौन था? यह भी बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। इसका आंसर आप बताइए, निम्नलिखित में कौन अकबर के नौ रत्न यानी कि नौ रत्न मतलब नौ रत्नों का हिस्सा नहीं था पूछ रहा है। तो बीरबल नौ रत्नों में शामिल थे, फैजी जो है ये भी क्या है दोस्तों नवरत्नों में, आदिल शाह नवरत्नों में शामिल नहीं है, टोडरमल क्या है दोस्तों, टोडरमल के बारे में भी पूछा जाता है, भी नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, तो दोस्तों बता दूं नवरत्नों में कौन कौन लोग शामिल थे, एक बार आप सुन लीजिए उनका नाम और आप दोस्तों याद जरूर रखेंगे। अबुल फजल नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है, फैजी, और तीसरा सुनिए राजा मान सिंह, चौथा तानसेन, पांचवा राजा टोडरमल, और दोस्तों पांचवा हो गया, छठवां अब्दुल रहीम खाने ख्वाजा, और छठा दोस्तों क्या हो जाएगा फकीर अजीजुद्दीन, और उसके बाद से दोस्तों मुल्ला दो प्याजा, और उसके बाद से दोस्तों राजा बीरबल। ठीक है, ये कौन थे दोस्तों अकबर के नवरत्नों में, यानी दरबारी या नवरत्न कह सकते हैं ये थे। ठीक है, तो इनका दोस्तों नाम याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। और राजस्व जस्व से संबंधित थे कौन? राजा टोडरमल, जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, टोडरमल का नाम याद रखेंगे, राजस्व के संबंधित थे ये भी पूछा जाता है। तो ये अकबर के नवरत्न में शामिल थे, और आदिल शाह ये नवरत्न में शामिल नहीं थे। तो याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो क्या है दोस्तों? तो आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीट्रस बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न है, किसमें युग्मकोद्भिद को प्रोथैलेमस कहते हैं? बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? टेरिडोफाइटा में। किसमें युग्मकोद्भिद को प्रोथैलेमस कहते हैं? तो टेरिडोफाइटा में युग्मकोद्भिद को प्रोथैलेमस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है। छठा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमीशन रैंक क्या है? भारतीय वायुसेना का पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमीशन रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सातवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी दोस्तों कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। और दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल को और क्या कहा जाता है? महान्यायवादी। याद रखेंगे, अटॉर्नी जनरल कहीं ना लिख के महान्यायवादी दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर का है, भी पूछा गया प्रश्न है, हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती हैं। तो हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती है? स्कैनर से नहीं, ये तो स्कैन करता है। स्पीकर तो आवाज देता है आपका। प्रिंटर से हार्ड कॉपियां निकलती है, तो ये हो जाएगा, रिकॉर्डर होगा नहीं। तो हार्ड प्रतियां क्या होती है दोस्तों? आप कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसकी हार्ड प्रतियां दी जाती है, जो फॉर्म भरते हैं उसको प्रिंट आउट जो निकाला जाता है उसी को क्या बोल देता है? हार्ड प्रतियां। सो एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए। तो किससे निकलता है दोस्तों? प्रिंटर से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? कौन सा आंसर सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइडियोब्लास्ट कहलाती है या उसे विचित्र कोशिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले दिन भी अब आपको बताया था प्रश्न दोस्तों, पिछले पार्ट देखे होंगे तो। नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है, पूछा जाता है बार बार। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? ऑक्सीजन नहीं होती दोस्तों, इस वर्ड को आप जरूर ध्यान देंगे, कभी भी पेपर को नहीं होता, इसमें ज्यादा प्रश्न गलत हो जाते हैं दोस्तों। क्या होता है, नहीं लिखा रहता है, आप है समझ के टिक कर देते हैं। तो प्रश्न को दोस्तों एक बार थोड़ा सा कुछ ही सेकंड देके प्रश्न को आप अच्छे से जब पढ़ेंगे तो ये वर्ड आपको दिख जाएगा। नहीं होती बोल रहा है तो क्या कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रायोलाइट। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? तो क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? यह प्रश्न क्या है दोस्तों? यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? तो उसका नाम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, लौड़ों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो क्या प्रतिस्थापित करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na। प्रश्न क्या कह रहा है, लौड़ों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na, प्रतिस्थापित करेगा हाइड्रोजन को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है। प्रश्न है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ज्वालामुखी झील बनती है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। हरी खाद दोस्तों किससे प्राप्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपघटित हो रहे सिंब पादप से हरी खाद प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण में शामिल है। तो दोस्तों पर्यावरण में क्या क्या शामिल है आपको पहले से भी पता होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, अजैव और जैव कारक। दोस्तों अजैव और जैव का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। दोस्तों अजैव में क्या आ जाएंगे दोस्तों? निर्जीव प्राणी आ जाएंगे, जिसमें जीव नहीं होता वो अजैव के अंतर्गत आ जाएंगे। और जैव कारक के अंतर्गत कौन आते हैं दोस्तों? जीवित जितने भी प्राणी हैं ये जैव कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? पर्यावरण में शामिल होते हैं। आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के बारे में पूछ रहा है। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मंडल किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 18वां प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ये रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है और ये प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 द्वीप समूह है, याद रखेंगे आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निछालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। आप कमेंट भी करके बताते रहिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो आपका टॉपिक भी कवर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या आंसर है? फुफ्फुसवा वर्णीय गुहिका में,
याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे के प्रतिपादक थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संतूर वादक थे, यानी प्रतिपादक बोल रहा है तो संतूर वादक याद रखेंगे। इससे रिलेटेड दोस्तों एक और पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित थे, यानी वो क्या दोस्तों बजाते थे? तो वो बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, इन्हें भी याद रखेंगे क्योंकि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साहित्य। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं? तो कहां बांटे जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम यानी स्वीडन में बांटे जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार कहां बांटे जाते हैं? स्वीडन, स्टॉकहोम, ठीक है। और एक और दोस्तों इससे रिलेटेड बता दूं, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, और इसमें एक आता है शांति का नोबेल पुरस्कार। जो दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो कहां दोस्तों प्रदान किया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है, यानी कि नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। ओस्लो, नॉर्वे याद रखेंगे, नॉर्वे में यह प्रदान किया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। और जो दोस्तों 5 क्षेत्रों में दिया जाता है वो कहां दिया जाता है? तो स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में दिया जाता है। तो ये प्रश्न को आप दोस्तों याद रखेंगे क्योंकि बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंग सान सू की द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और आंग सान सू की ये कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये म्यांमार की हैं, ठीक है। तो म्यांमार भी याद रखेंगे। अगला ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। फ्रीडम फॉर फियर कौन है इसके लेखक? आंग सान सू की। महिलाओं की दोस्तों ये महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के जो आपके अत्याचार होते हैं उससे रिलेटेड पुस्तक है, ठीक है, कि उनको कैसे दूर किया गया है, इसमें ये सब चीजें बताई गई हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। 26 नंबर प्रश्न है, 1984 पुस्तक का लेखक है। 1984 पुस्तक का लेखक है, तो कौन लेखक है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ओरेवल। और 1984 को दोस्तों ऐसे भी लिखा जाता है 1984, याद रखेंगे। 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज ओरेवल, ठीक है, याद रखेंगे जॉर्ज ओरवेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, भी पूछा गया प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो ये आपको पता ही होगा, इसको सीधा सीधा लिख दिया गया है, तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण से। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? तो वर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा? जब जंग लग जाएगा तो उसका वजन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों इसी कारण से आप देखते होंगे जो सरिया की दुकान होती है और जो सरिया रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? गोदाम में न रखकर बाहर ही रखा जाता है। उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बारिश भी दोस्तों आएगी तो उसका वजन बढ़ेगा ही, ठीक है। तो इस वजह से इतना अगर जो आप दोस्तों इमेज जब बना के चलेंगे कि लोहे की सरिया बाहर ही रखी जाती है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, लोहा का वजन बढ़ेगा ही, न कि घटेगा, ठीक है। तो ये चीज अगर जो आप इमेज बनाए रखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर भी आप याद रखेंगे। तो लोहे में कभी भी दोस्तों जंग लगे तो उसका वजन क्या होगा? बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, इससे रिलेट करके थोड़ा सा रखेंगे तो आपको कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। सभी अम्लों के लिए समान तत्व हैं, सभी अम्लों के लिए समान तत्व हैं, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ
का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रश्न है लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाल्टन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 32 नंबर, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने और देश का विभाजन करने की योजना किस में रखी गई थी? तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माउंटबेटन प्लान में रखी गई थी। क्या रखी गई थी? भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने और देश का विभाजन करने की योजना किस में रखी गई थी? माउंटबेटन प्लान में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2005 में अस्तित्व में आया। और डेट क्या है दोस्तों? 12 अक्टूबर 2005, याद रखेंगे 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बार बार पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो संसद का एक अभिन्न भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बार बार ये भी पूछा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है संघ लोक सेवा आयोग को। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, अब बहुत बार पूछा जा चुका। प्रश्न क्या है? संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो अभी तक दोस्तों एक बार ही किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कब किया गया है दोस्तों? किस संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है। और दोस्तों इसमें क्या संशोधन हुआ है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, आप सुन लीजिए एक बार। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत दोस्तों भारत का चरित्र चित्रण यानी कि प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर क्या लाया गया दोस्तों? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में किया गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और शब्द है, राष्ट्र की एकता को बदल के किया गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, तो ये प्रस्तावना में क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। तो कितनी बार टोटल दोस्तों संशोधन किया गया है? एक बार। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो किसके द्वारा? इसका आंसर दोस्तों आप याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्य विधान मंडल द्वारा। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। और एक और दोस्तों इससे रिलेटेड दो प्रश्न बनते हैं, उसको मैं बता रहा हूं। और राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत यानी जारी कर सकता है, यह भी पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति के लिए 1, 2, 3 यानी कि अनुच्छेद 123 याद रखेंगे, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है दोस्तों कौन? राष्ट्रपति। और 213 के तहत कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। दोनों को याद रखेंगे। और इसका दोस्तों यहाँ पे आपको समझा दूं, 1, 2, 3 मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति। और इसी 1 को दोस्तों आप क्या कर देंगे? बीच में ला देंगे यानी कि 2, 1, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। दोनों प्रश्नों को खूब अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्रश्न है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? तो सन्यासी विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो ग्रीस के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो
तो इसका दोस्तों चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न है भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। ये प्रश्न क्या है, तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया, राष्ट्रगान कब अपनाया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर प्रश्न, प्रश्न है नापे किसका एक प्रकार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वलित संरचना का नापे एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। प्रश्न है पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है, क्योंकि क्यों भिन्न है दोस्तों पनामा नहर सुएज नहर से, क्योंकि दोस्तों इसमें ब्लॉक यानी कि जल पास प्रणाली है। क्या है दोस्तों, क्योंकि इसमें लाक जल पास प्रणाली है। और दोस्तों जो आपका सुएज नहर है इसमें लॉक सिस्टम नहीं है, इसलिए क्या है ये भिन्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है यह कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिल्ड या ढाल कहलाता है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, लानो कहाँ के घास स्थल है। लानो लिखा है दोस्तों, कहीं कहीं इसका पूरा नाम लिखा जाता है लॉस लानो, पूरा नाम क्या है, लॉस लानो। कहाँ के घास स्थल है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिली का घास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर प्रश्न, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है आंतरिक अफवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है, आंतरिक अफवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है, तो कौन क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 48 नंबर, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, आप किसको धारित करने वाला, जीवन को किसी भी रूप में। प्रश्न को दोस्तों अगर जो आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका प्रश्न में ही आंसर छिपा रहता है और आंसर भी आपको मिल जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है, तो जीव भार लिखा है, जीवन मंडल कहलाएगा और स्थल मंडल है, जल मंडल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल जीव मंडल कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है राइजोबियम किसका एक प्रकार है, तो किसका एक प्रकार है दोस्तों, बैक्टीरिया का। कैसा बैक्टीरिया का, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सहजीवी जीवाणु यानी कि सहजीवी बैक्टीरिया का एक राइजोबियम प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुलकेशियन सेकंड था। हर्षवर्धन का समकालीन यानी दक्षिण भारतीय शासक कौन था, पुलकेशियन सेकंड था। तो दोस्तों ये सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और रिपीट करते हैं।